नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी को नफरत के ही बोल चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी अगर इस चुनाव में जीत गए तो इस देश के लोगों, इस देश के किसानों की जमीनें उनकी नहीं रहेंगी और वो जमीनें किसी और के हाथ चली जाएंगी? और क्या इस देश की सारी संपत्तियों, चाहे वन की संपत्तियां हों जिन्हें जंगल कहते हैं, चाहे खेत हो और चाहे तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, उन सब पर इस देश के नागरिकों का हक नहीं रहेगा और चीनी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या चीन की तरह संपत्तियों पर सारा अधिकार सिर्फ सरकार का होगा? और क्या राहुल गांधी बगैर संसाधनों के, बगैर पैसे के इस चुनाव में जनता के सहारे, जनता के मुद्दों से नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे पाएंगे? और क्या इस देश की जनता अब राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है और वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार जवाब दे रही है? कमोबेश आज की चर्चा इस बात को लेके। सबसे पहले शुरू करता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम लीग की छाप है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में। समझ में नहीं आया कि मुस्लिम लीग का इससे क्या कनेक्शन है और मुस्लिम लीग ही क्यों याद आया। तभी मुझे तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां याद आई। उनका जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। तो प्रभु की मूरत वो वैसे ही देखता है। तो नरेंद्र मोदी की समस्या यही, क्योंकि उनके पूर्वज मुस्लिम लीग से रहे, उनके पूर्वजों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस देश के जिन 3 राज्यों में सरकारें चलाई, वहीं सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम पर अटैक हुए। इस देश ने एक बड़ा दंश झेला और उसके कारण यह देश का बंटवारा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को मुस्लिम लीग की याद आती है। एक हमारे मित्र हैं प्रोफेसर एपी मिश्रा, विदेश की, अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इंडियन कल्चर पर और उस पर वो स्कॉलर हैं। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो गुजरात में नरेंद्र मोदी की जाति है, वह जाति वास्तव में मुस्लिम आक्रांताओं के साथ आई थी जो मशाल जलाने का काम करती थी और उस घाची जाति वो आते हैं तो वो मुस्लिम्स का ही एक हिस्सा होते थे। इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जोड़ता है। इसलिए बार बार मुस्लिम्स से इतनी घृणा है, क्योंकि मुस्लिम्स की सेवा करते करते, उनके गुलामी करते करते और उसके बाद में, उससे मुक्त होने के बाद में तमाम गम हो जाते हैं। वो गम हम देखते हैं कि जैसे जो नेता कांग्रेस से छोड़ के जाते हैं भाजपा में, वो कांग्रेस को जम के गालियां देते हैं। शायद यही शर्त होती है। वही चीज कमोबेश दिखाई देती है नरेंद्र मोदी में। तो इस तरह के जब हाल हो तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें होती। अब आते हैं कि जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह का यह चुनाव है, कितना गंभीर है, इसको लेकर के प्रभाकर पराक्रम, जो निर्मला सीतारमण, जो नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री, उनके पति हैं और दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि यदि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जीत गए तो 2029 में फिर चुनाव नहीं होगा। फिर तो जो वो कहते हैं कि 2047 में वो बनाएंगे
विकसित राष्ट्र, वो कथित विकसित राष्ट्र बनाने वाला काम शुरू हो जाएगा। और वो विकसित राष्ट्र आपका नहीं होगा, वो नरेंद्र मोदी का होगा, क्योंकि उसमें न लोकतंत्र होगा न और कोई चीज होगी। वहां वैसा ही लोकतंत्र होगा जो चीन में होता है, और वह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसीलिए उनके तमाम सारे सांसद और जो मौजूदा सांसद हैं और मौजूदा सांसद के अलावा तमाम प्रत्याशी हैं, वो बार बार जाते हैं और जनता में कहते हैं इस बार संविधान बदलना है, इसलिए 400 पार दीजिए। 400 पार का नारा वास्तव में संविधान बदलने की एक साजिश है। वो खुद कबूल करते हैं, और ऐसे ही जब कबूल करते हैं तो समझ में आता है। इसके लिए वो हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से एक दूसरे में नफरत फैलाई जाने वाली घटनाएं होती हैं उसको करते हैं, और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा टिकट दिया है। उन्होंने कंगना रनौत जैसों को भी टिकट दिया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ना जाने क्या कह देती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कह देती हैं, गांधी जी के बारे में क्या कह देती, किसके बारे में कह देंगी, गांधी परिवार को खासकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पार्टी में रहने का मतलब है गांधी परिवार को आपको गाली देनी है, नेहरू को गाली देनी है, यह आपका परम धर्म है। तो वही काम करते हैं। तो इसको लेकर के सुभाष चंद्र बोस के पोते ने एक बात कही कि शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को और उनकी पार्टी को कि वो इस तरह की बात करके झूठा इतिहास बनाने की कोशिश कर रही है, झूठ परोस रही है। इससे बड़ी खराब छवि जाती है देश की पूरी दुनिया में। तो जब वो यह बात कहती हैं तो निश्चित रूप से एक विषय पनपता है कि आखिर यह स्थिति क्यों। तो पहले चरण में जो 16% उम्मीदवार हैं उन पर क्रिमिनल केसेस है। 42 सीटों पर यह हालत हो गई है, ऐसे उम्मीदवार उतार दिए हैं इन्होंने जो गंभीर अपराधों से जुड़े हुए, जो कहीं नफरत फैलाते हैं, कहीं दूसरी चीज करते हैं, हत्या, रेप, दूसरे तरह की घटनाओं में संलिप्त हैं। इस तरह के लोगों को उतारा है। और जब ऐसे लोगों को उतारा हो तो निश्चित रूप से तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों के बीच में आपसे बात करते हैं, और बात करते हैं कि क्या ये करना चाहते हैं, साजिश क्या है। जैसा मैंने बताया कि संविधान बदलने की बात करते हैं, तो संविधान बदल के करेंगे क्या। ये चाइना का यानी चीन का पूरा स्ट्रक्चर लागू करना चाहते हैं। वहां पर एग्रीकल्चर लैंड में किसी भी व्यक्ति का यानी कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। वह अधिकार सरकार का होता है। सरकार देती है परमिशन कि आप खेती करो, आप खेती करो, आप करो। आप अच्छा करोगे तो आप रहोगे, नहीं तो आपसे ले लेंगे, फिर दूसरे को दे देंगे, या दूसरा ज्यादा बेनिफिट देगा तो उसे दे देंगे। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो सरकार, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है संविधान का, वो पहले ही विलोपित हो चुका है। जब इस देश में जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी, राजे रजवाड़े खत्म करने थे, तो श्रीमती गांधी ने उसे खत्म किया। लेकिन उसने किसानों का या किसी की जमीन छीनी नहीं थी, बल्कि राजे रजवाड़ों और इन सब की जमीनें लेकर के, बड़े जमींदारों की जमीनें लेके छोटे छोटे किसानों को दी थी, जिससे हर किसी के पास थोड़ी सी तो भूमि हो, जिससे वो अपना खाना खा सके, अपना काम कर सके, कृषि पे जुड़ सके। तो इसका तो वही स्थिति है। आज भी करीब 250 सांसद एग्रीकल्चर यानी कृषि के पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृषि इंपॉर्टेंट, इसलिए उसे तमाम चीजें बदलने में मुश्किल हो रही। तो अब सरकार ने इसी कारण से जो किसान बिल लाए थे 3, और वो किसान बिल वापस लेने पड़ गए, इसलिए अब सरकार कह रही है कि अब हम आपके पास आएंगे ही नहीं बिल लेके। अब तो हम सीधे व्यवस्था कर देंगे कि किसी का भी एग्रीकल्चर भूमि पर अधिकार ही नहीं रहेगा, वो सरकार की संपत्ति होगी।
आपके खेत आपके नहीं रहेंगे, वो खेत सरकार के हो जाएंगे। इसको लेकर के मसौदा तैयार कर रही है विधि कमेटी। जो कानूनी कमेटी है वो इस तरह का तैयार करके और पूरा एक साजिश रचना चाहती है। अब इसमें आगे क्या है, क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो चीजें आएंगी, लेकिन इतना साफ है कि वो चाइना की स्टाइल में बनाया जा रहा है। और जब चाइना की स्टाइल में, चूंकि मैं चाइना में एक बार एज ए स्टेट गेस्ट गया हूं, जब मैं चीफ एडिटर था एक इंडिया न्यूज चैनल का, तो उस दौरान हमने वहां पर तमाम अध्ययन किया और उस दौरान हमें पता चला कि किस तरीके से किसानी करने वालों की दशा क्या हो गई है। उन्हें इस तरह से कराया जाता है उनसे काम, जैसे लगता है कि वो मजदूर से भी गए गुजरे हों, वो वही लोग हैं जिनकी वो जमीन हुआ करती थी, और सरकार ने अधिकार छीन लिया तो उनकी हालत यह हो गई है कि आप कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे बंधुआ बंधुरों के साथ होता है वैसे ही होता है। तो वही व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू करके और इस देश के किसानों को अपना गुलाम बनाने की तैयारी है। और यह गुलामी यहीं पर नहीं रुकेगी, इसके बाद में आगे आपकी दूसरी और संपत्तियां भी जो हैं, आपके घर हैं, आपकी दुकानें हैं, आपकी दूसरी चीजें हैं, उन पे भी आपका सीमित अधिकार रह जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी भी आपके ऊपर हाउस टैक्स लगता है, दूसरी चीजें लगती है। इनको किस तरीके से इतना बढ़ाया जाए कि आप मालिकाना हक छोड़ो और आप कहो नहीं बस हम रहेंगे, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था करने का है कि आपका सब कुछ उनके अधीन हो और आप मजबूरी में हाथ जोड़ के झुक के रहो कि भैया घर में रहना है तो साहब इनके गुणगान करना है, खेती करनी है तो इनके गुणगान करने हैं, नहीं तो सब चला जाएगा हाथ से। यह छीनने की कोशिश है। इसी तरीके से जो आदिवासी हैं, उन आदिवासियों से उनके जंगल जमीन छीनने का क्रम चल रहा है, वो और ज्यादा संयमित हो जाएगा और उसको छीना जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था करी जा रही। जब ये करी जा रही हो तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय। इसीलिए क्योंकि जो 350 सांसद इस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो कल के दिन अपने आप बीजेपी के हो जाएंगे, क्योंकि गुलामों के होंगे तो सब गुलाम वाले तो गुलामी वाली बात करेंगे। इसके बाद में शहरी और उसकी होंगे, वो भी अपनी संपत्ति के चक्कर में गुलामी में खड़े होंगे। तो जैसे चीन में हो रहा है वही आपके यहां होने लगेगा। यह एक प्लानिंग है और यह साजिश रची जा रही है। इसीलिए चाहिए 400 पार। यह खेल उसलिए चल रहा है। इसीलिए दोबारा सरकार चाहिए कि जो तमाम पाप किए हैं वो पाप कहीं ना खुल जाए। उन पापों से बचने के लिए और बहुत कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस का घोषणा पत्र इस देश के नागरिकों को उनको हक देने की बात करता है और वह बात करता है कि कैसे आपको सब कुछ दिया जाए, तब नरेंद्र मोदी हमला करते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और वो तमाम तरह से आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी किसी नाम पे। लेकिन हालत यह हो गई है, इस देश की जनता अब उन्हें नकारने लगी है और उनके प्रत्याशियों को जगह जगह भगाया जा रहा है। और यह किस्सा भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा हो रहा है। उदाहरण आपको दे देता हूं। चल, उत्तर प्रदेश में मेरठ से जो नकली राम को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर, उन्हें कई जगह पर भगाया गया, कई जगह पर उनको अपने ही लोगों की हुटिंग का शिकार होना पड़ा। इस तरह की दशा हो गई है। सहारनपुर में इसी तरीके से भाजपा के प्रत्याशी को राजपूत बिरादरी के लोगों ने भगा दिया अपने यहां से, और उन्होंने पंचायत करके कह दिया कि हमारा वोट भाजपा को किसी स्थिति में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से तमाम जगह आ रहा है। इसके बाद हरियाणा में इसी तरीके से, हरियाणा में हिसार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं
उनको बुरी तरह भगाया गया और न जाने क्या क्या हुआ। जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम आश्रमों में और तमाम जो है मठ मंदिर वाले जो महंत होते हैं उनके यहां जा जाकर के वोटों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि कुछ करिए। यह दशा है। वो सैनी बिरादरी से आते हैं और दूसरी तरफ राजकुमार सैनी के नेतृत्व में सैनी बिरादरी की बड़ी भारी तादाद भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। वहीं और भी बहुत सारी जगह पे विरोध शुरू हो गया। ऐसे ही पंजाब में विरोध हो रहा है। पंजाब में तो चलिए भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन वहां भी जगह जगह विरोध सहना पड़ रहा है। चाहे पटियाला हो, चाहे अमृतसर हो या कहीं पर भी हो, इस तरीके के विरोध लगातार देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में, जिस गुजरात में सालों साल से भाजपा का शासन, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है। इस तरह की हालत हो रही। इसी तरीके से बिहार में घटनाएं हुई हैं। बिहार में कई जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बुरी तरीके से लताड़ा गया है। वही बिहार है जहां अभी नरेंद्र मोदी गए थे, और जब गए थे तो नीतीश कुमार ने पांव पकड़ लिए थे, उनके पांव पकड़ के बैठ गए। साहब, ये वही नीतीश कुमार है जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी के साथ मैं मंच नहीं शेयर करूंगा, मैं मरता मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और सारी चीजें तोड़ के आज उन्होंने अपना सिर झुका दिया है, उनके आगे सरेंडर कर दिया है। इस तरह की हालत। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में घटना हुई। मध्य प्रदेश में खदेड़ा गया भाजपा के प्रत्याशी को। और इसी तरीके से राजस्थान में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप ये समझिए कि उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। जब यह विरोध हो रहा हो तो निश्चित रूप से तमाम सवाल तो आते हैं। सवाल आते हैं कि किस तरीके से तमाम बिरादरियां, चाहे सैनी बिरादरी हो, राजपूत बिरादरी हो, सब धीरे धीरे आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और वो विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके हालत क्या होती है, अपने दिल्ली स्थित घर से वो 30 किलोमीटर की दूरी पर एक रोड शो कर रहे होते हैं, और उस रोड शो में सिर्फ सरकारी जो कर्मचारी लगाए गए थे कि हाँ आप सबको रहना है और मोदी मोदी बोलना है और ये करना है, उनको छोड़ के चंद जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ लोगों की भीड़ थी। शेष सारी जगह पे खाली पड़ा था, सूना पड़ा था। यह हालत थी कि नरेंद्र मोदी का रोड शो फ्लॉप शो बन गया। उस गाजियाबाद में जहां बड़े बड़े दावे करते थे, तमाम बार से वहां पर चाहे राजनाथ सिंह हो, वीके सिंह हो, ये सब जीतते चले आए। वहां यह हालत हो गई, जबकि सामने जो प्रत्याशी है वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। हालांकि वो जनता से, महिलाओं से सबसे जुड़ी हुई प्रत्याशी है, बावजूद इसके कोई बड़ा चेहरा नहीं। और प्रधानमंत्री को यह स्थिति तब झेलनी पड़ी जब उनके साथ में रोड शो में आदित्यनाथ भी थे, वीके सिंह भी थे, और वहां के ही विधायक हैं जो प्रत्याशी हैं वो भी थे। इससे आप समझ सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे हमला करते हैं, न्याय पत्र पर हमला करते हैं, क्योंकि उस न्याय पत्र में सबको देने की बात है। उसमें इस देश के करोड़ों युवाओं की राय शामिल है, उसमें इस देश की करोड़ों महिलाओं की राय शामिल है, उसमें इस देश के किसानों की राय शामिल है, उसमें इस देश के करोड़ों श्रमिकों की राय शामिल है, इस देश के वंचितों की राय शामिल है, अल्पसंख्यकों की राय शामिल है, इस देश के सवर्ण वर्ग के उन बेकार बेरोजगार युवाओं की राय शामिल है। इसमें शामिल है उस हर व्यक्ति की राय जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, जिसे बुलडोज किया गया है। इसमें शामिल है इस देश के हर हिस्से की राय, चाहे वो
जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या मणिपुर। मणिपुर की बेटियां आज भी इंसाफ मांग रही हैं, तमाम जगह वहां पर भी भाजपा का विरोध हो रहा है। तो जगह जगह विरोध हो रहा है, जगह जगह गुस्सा है। यही वजह है नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कह के इससे बरगलाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं मुद्दों से अलग। वो हिंदू मुस्लिम पे, वो मुस्लिम लीग पे और इस तरह की बातें करके उस पे चुनाव ले जाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी पूरी समझ के साथ सिर्फ मुद्दे पे बात करते हैं। और आज भी वो 2 रैलियां संबोधित कर रहे थे, उन दोनों रैलियों में उन्होंने सिर्फ मुद्दे की बात, युवाओं को रोजगार, नारी को न्याय और कामगार को उसका वाजिब मूल्य, किसान को उसका एमएसपी, उसकी फसल का पूरा मूल्य और आदिवासी को उसकी जमीन का हक। और यही नहीं, तमाम वर्ग के समाज के लोगों को उनका हक देने की बात उन्होंने की। यही चीज नरेंद्र मोदी को डरा रही है कि राहुल गांधी आखिर उनके एजेंडे पर क्यों नहीं आ रहे। जो चाहते हैं कि बहस का मुद्दा बदल जाए तो उस पर क्यों नहीं आ रहे। यही नरेंद्र मोदी का डर है और उसी डर के कारण वो परेशान है और जनता उनको नकार रही है। जय